Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिसंस्था, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध, पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधताओं के संवेदनक्षम क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिसंस्था। ये परिसंस्था क्या होती है? परिसंस्था में निर्जीव और सजीव दो के दोनों पाए जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से इकट्ठा हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसीलिए इसको परिसंस्था कहा जाता है। यहाँ पे देखो परिसंस्था में कौन कौन है? जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब सजीव, अजैविक घटक मतलब निर्जीव। उसी प्रकार उसमें परस्पर पाई जाने वाली आंतर क्रिया मतलब जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव में जो भी आंतर क्रिया होती है उससे मिलकर के ही परिसंस्था का निर्माण होता है। उससे क्या होता है? परिसंस्था हमारी बनती है। परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिसंस्था में हर एक की घटक भूमिका जो होती है, जैसे सपोज ये वाली जो घटक है ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, सभी की महत्वपूर्ण होती है। सभी घटकों की भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण होती है। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियां उपयुक्त होती है। ये देखिए ये क्या है? ये जो वनस्पतियां हैं ये क्या है? वनस्पतियां है। वनस्पतियां जो है ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। वनस्पतियों को कौन खाता है? वनस्पतियों को टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? चील या बाज खाता है। चील या बाज का जब मृत्यु होती है तो वो क्या होता है? हड्डियों के रूप में रूपांतरित होता है। फिर इसका उपयोग जो है घास बनने के लिए या वनस्पतियां बनने के लिए इसका खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियां उपयुक्त होती है। जो भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियां होती है ये क्या होती है? उपयुक्त होती है। वनस्पति को कौन कौन खाता है? हिरण, भेड़ बकरी, गाय भैंस, ऊंट घोड़े, ऐसे शाकाहारी प्राणी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब ये जो प्राणी है वो क्या खाएंगे? सिर्फ वनस्पतियां ही खाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शाकाहारी प्राणी कहा जाता है। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात से ज्यादा वृद्धि न होने देने वाले बाघ और सिंह, इनके जैसे हिंस्र खतरनाक प्राणी भी उनके महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अभी यहाँ पे देखो जैसे ये सारे लोग क्या खाते थे? हिरण, भेड़ बकरी, गाय भैंस, ऊंट घोड़े, ये क्या खाते थे? वनस्पतियां खाते थे। तो वनस्पतियां जो ये सारे जो जानवर हैं ये क्या खा रहे हैं? वनस्पतियां खा रहे हैं। तो इनको कौन खाता है? इनको सिंह, बाघ, ये सारे जो है ये सारे लोग क्या खाएंगे? हिरण को खाएंगे, भेड़ बकरियां को खाएंगे, गाय भैंस खाएंगे। तो ये सारे इन लोग क्या करते हैं कि इनकी संख्या जो हिरण भेड़ बकरिया की संख्या है वो ज्यादा बढ़ने नहीं देती है। प्रकृति में पाई जाने वाली इल्लियां, अस्वच्छ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? हाँ, इनका भी उपयोग है। जितने भी जानवर होंगे, जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, सबका हमारे परिसंस्था में उपयोग होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको भी पढ़ता होगा, मतलब आपके भी दिमाग में आता होगा। फिर ये सजीव गंदे होने के बावजूद अधिक महत्वपूर्ण है। ये सजीव क्या है? देखो दीमक हो गया, गोबर में कीड़े हो गए, और अस्वच्छ स्थान मतलब गंदी जगहों पे जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली जो इल्लियां हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे मिलती हैं? गंदे जगह पे मिलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये मुख्य रूप से प्रकृति की साफ सफाई करती है। क्या करते हैं? प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। जैसे गंदा पानी है, गंदे पानी में जो कीड़ा रहता है वो क्या करता है? गंदगी को नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से भी हमने देखा कि ये वनस्पतियां है, वनस्पतियों को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है, बाज के मरने के बाद में ये हड्डियां ये जो बनेंगी, ये हड्डियों का फिर से या वनस्पतियों में इसका निर्माण फिर से होता है सूर्य प्रकाश की सहायता ले। अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले इन घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए जो मनुष्य है या कोई भी जानवर है वो
आसपास के जो इन घटक के कारण ही मनुष्य अपना यहाँ पे अस्तित्व बना करके रखा हुआ है। अतः इन सभी घटकों की उचित देखभाल हमें करनी चाहिए और ये सारी जो है इनका भी देखभाल हमको करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, विचार कीजिए, सालों साल जंगल में घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि गांव के परिसर में मृत जानवरों का विघटन यदि ना हुआ होता तो क्या होता? अगर ये सारी जो घास है, पेड़ पौधे से घास टूट करके गिरा, पत्ता टूट करके गिरा, टूटा हुआ पेड़ गिर गया और मृत जानवर, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है कि जो जानवर मर जाते हैं, मरने के बाद में उनको खेत वगैरह में छोड़ दिया जाता है, मैदान में छोड़ दिया जाता है। तो अगर इनका सड़न ना पैदा हुआ होता तो ये सड़ करके मिट्टी में फिर ना मिले होते तो इसका दो रीजन हो सकता है। ना अगर नहीं सड़ते तो हमारा संसार आगे नहीं बढ़ता, और सड़ गए हैं तो ही हमको नया सजीव या नया वनस्पतियों के रूप में, घास के रूप में ये हमको मिलेंगे। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, दक्षिण भारत के इस जो क्षेत्र में है, ये क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में चावल की खेती अधिक होती है। वहां धान की फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने पर खजूरे आते हैं। मतलब जो धान की फसल होती है, जो चावल की खेती होती है, उस पर बड़े पैमाने पर खजूरा आता है। उसी प्रकार वहां के खेतों में कीचड़ में खजूरे को भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेंढकों की संख्या भी काफी मात्रा में होती है। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धान की खेती हो रही है, समझ लो, इसमें कीटक आ रहे हैं, फिर मेंढक आ रहे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कीचड़ में खजूरे का भक्ष्य के रूप में मेंढक की संख्या भी काफी मात्रा में होती है तथा पसंदीदा खाद्य के रूप में मेंढकों के भक्षण हेतु मेंढक को कौन खाएगा? सांप भी वहां पे होते हैं, उसको खाने के लिए सांप वहां होते हैं। परंतु अब सोचो, यदि अचानक वहां मेंढकों की संख्या में कमी आई तो क्या परिणाम? हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। धान की फसल पर क्या परिणाम होगा? अच्छा मुझे बताओ, अगर मेंढक की संख्या अगर कम होती है तो धान की फसल पे क्या परिणाम होगा? तो हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या है? मेंढक है। मेंढक अगर कम हो गया तो क्या होगा कि धान की फसल पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो इसको ध्यान से देखना। मेंढक है, मेंढक की संख्या कम हो गई। जब मेंढक की संख्या कम हो जाएगी तो ये इसको खा नहीं पाएगा, इसकी संख्या फिर बढ़ती जाएगी, और जब इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो धान की फसल भी है जो पूरी तरीके से हमारा नष्ट हो जाएगा। वो ये ज्यादा पैमाने पर धान की फसल खाने लगेंगे और हमको धान की फसल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी और किस भक्षक की संख्या में कमी आएगी? तो अगर मेंढक कम हो गया तो ये संख्या, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और इसकी भी संख्या क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? भाई मेंढक कम रहेगा तो इसको भोजन नहीं मिलेगा, जब इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये भी कम हो जाएगा। फिर एकत्रित रूप से वहां की परिसंस्था पर क्या परिणाम पड़ेगा? तो यहाँ पे इसको ध्यान दो, इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा समझते हैं, इसको ध्यान से देखना है। ये देखो क्या था, मेंढक अगर नहीं होता या मेंढक की संख्या कम हो जाती तो क्या होता? इसकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इसकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? ये चावल की फसल को नुकसान पहुंचाएगा, और जब ये चावल की फसल नुकसान पहुंचाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चावल की फसल भी नष्ट हो जाएगी। मतलब पूरी तरीके से चावल की फसल नष्ट हुई। जब चावल की फसल नष्ट हो जाएगी तो जब चावल की फसल भी नहीं रहेगी तो इसको भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसका मतलब बाद में ये भी नष्ट हो जाएगा। और जब ये यही नहीं है तो इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये नष्ट हो जाएगा, और जब ये भोजन नहीं मिलेगा, ये जो है इसकी संख्या नष्ट हो जाएगी तो इसकी भी संख्या नष्ट हो जाएगी, और जब इसकी संख्या नष्ट हो जाएगी तो भी हमारा यहाँ से, इन शॉर्ट में अगर ये जितनी भी चीजें दी गई है इसमें अगर कोई एक भी नहीं रहता है तो पूरी तरीके से हमारी परिसंस्था जो है बिखर जाएगी, परिसंस्था पूरी तरीके से नष्ट हो। एकत्रित रूप से वहां की परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा? वहां की परिसंस्था पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण से क्या तात्पर्य? पर्यावरण मतलब जो हमारे आसपास में रहते हैं वो। पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। अब आगे परिसंस्था, जो हमारा परिसंस्था जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या संबंध है? पर्यावरण यह एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। पर्यावरण क्या है? ये एक नाम है, ये पर्यावरण
सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, इन सभी घटकों को मिला करके ही पर्यावरण बनता है। पर्यावरण किससे बनता है? भौतिक मतलब जो हमको सामने से दिखता है वो, उसके बाद रासायनिक, रासायनिक मतलब केमिकल, जैविक मतलब जो हमारे आसपास में सजीव पाए जाते हैं वो, ये सारी चीजों से मिलकर के क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। इस चीज को याद रखना, सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, इन सभी से मिलकर के पर्यावरण बनता है। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति और उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। अगर शॉर्टकट में देखा जाएगा तो आसपास की परिस्थिति में उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, अर्थात एक है प्राकृतिक पर्यावरण या नैसर्गिक पर्यावरण भी बोला जा सकता है, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है? हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव आदि का समावेश होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन है? हवा है, पता है, वातावरण हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जल है, पानी है, भूमि जमीन है और सजीव है। इनमें से जैविक और अजैविक घटकों का सतत आंतर क्रियाएं होती रहती है। जैविक मतलब सजीव और निर्जीव में कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती है, उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनके जो परस्पर संबंध है कैसा है? अधिक महत्वपूर्ण है। मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब जो मानव ये सब क्या थे? प्राकृतिक पर्यावरण थे। इनका जो है मानव निर्मित पर्यावरण का भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मूलतः पर्यावरण में दो मुख्य घटकों का समावेश होता है, पहला जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या हो गया? सजीव वगैरह, अजैविक घटक का मतलब हो गया निर्जीव वगैरह। के जैविक और अजैविक घटक, इनके आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यक्रम इकाई का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे, परिसंस्था। तो अभी यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण में क्या था। पर्यावरण में था कि जो हमारे आसपास में पाए जाने वाले जो हैं सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक, मानव निर्मित, ये हमारे आसपास में पाए जाते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बट ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण का दो प्रकार है, पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव निर्मित पर्यावरण का जो भी इफेक्ट पड़ता है, या सही इफेक्ट पड़े या गलत इफेक्ट पड़े, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी इफेक्ट पड़ता है, सब के सब उसमें क्या इसमें आ जाएंगे? पारिस्थितिकी में आ जाएंगे। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए हम लोग परिसंस्था इस सब्जेक्ट का या परिसंस्था इस घटक का हम लोग अध्ययन करते हैं। परिसंस्था यही चीज होती है। पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। पर्यावरण बड़ा होता है और पर्यावरण के अंदर बहुत सारे परिसंस्था होती है। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन पिछली कक्षाओं में हमने किया है। कुछ जो परिसंस्था है उसका हम लोग ने 9वीं में किया था। विचार किया जाए तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी एक परिसंस्था है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो पानी का अगर एक छोटा सा गड्ढा बनाया गया वो भी परिसंस्था में आएगा। तो हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी परिसंस्था है। पृथ्वी है उसमें सारे के सारे जितने भी परिसंस्थाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती है। तो हम लोग इसको भी, ये पार्ट है भोजन जाल, इसको भी हम लोग एक परिसंस्था के रूप में इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारे पृथ्वी पर है वो सब क्या है? परिसंस्था है। संक्षिप्त में किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के, जैसा कोई भौगोलिक क्षेत्र है, अगर मान लो हम महाराष्ट्र ले लेते हैं, यूपी ले लेते हैं, या कोई भी एक जो जगह ले लेते हैं, उनमें उस प्रदेश के जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें की जाने वाली आंतर क्रियाएं भी एकत्रित होकर के परिसंस्था बनाती हैं। मतलब किसी एक जगह का अगर हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो हमारे एरिया में हो गया, चाहे हमारे शहर में हो गया, चाहे हमारे राज्य में हो गया, कोई भी एक परिसंस्था लेकर के अगर वो दोनों के बीच में जैविक और अजैविक घटकों में जो भी आंतर क्रियाएं होती हैं, उनमें आंतर क्रियाएं होती हैं, उसको एकत्रित करके परिसंस्था बनता है। इस चीज को अभी हमको सबको क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए कि परिसंस्था किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण में क्या है? जल चक्र है, विविध गैसीय चक्र है। गैसीय चक्र में देखो गैस का कौन सा चक्र है? कार्बन चक्र,
नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऐसे अनेक प्राकृतिक चक्र नियमित रूप से शुरू होने से पर्यावरण में संतुलन बना हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि पर्यावरण में जल चक्र है तो ही हमारा जीवन संतुलित है। उसमें कार्बन चक्र है, कार्बन है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके वजह से भी हमारा पर्यावरण संतुलित है तो ही हम यहाँ पे जीवित हैं। परिसंस्था के विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं के कारण ही पर्यावरण संतुलन है। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि वनस्पतियों को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, सांप खाता है, उसी तरीके से बहुत सारे भोजन श्रृंखला हैं और उससे भी हमारा पर्यावरण संतुलित बना हुआ है। इन शॉर्ट में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी परिसंस्था होती है, कोई भी पर्यावरण संतुलन, जब तक एक अगर कोई नष्ट हो जाता है तो पूरी तरीके से हमारी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, प्रकृति के अस्तित्व के बिना, अगर प्रकृति ही ना रहे तो मानव का अस्तित्व होना असंभव है। प्रकृति में चाहे वो छोटे छोटे कीटाणु हो गए, जानवर आ गए, उसके बाद वनस्पतियां आ गई, पेड़ पौधे आ गए, सारी की सारी चीजें जो है वो होना चाहिए तो ही मानव का अस्तित्व बना रहेगा। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन न बिगाड़ते हुए उसका संवर्धन करना यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। संवर्धन करना मतलब उसको बचाना रहता है। प्राकृतिक पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण को संवर्धन करना, उसको बचाना है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की ओर से पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर के अगली पीढ़ी के लिए कर्ज के रूप में प्राप्त हुई है। मतलब हमको ये नहीं समझना है कि जो ये पृथ्वी है हमको हमारे पूर्वज ने विरासत में दिया है, बल्कि ये समझना है कि इस पीढ़ी को हमको भी आने वाली, इस विरासत को, इस प्रकृति को हमको भी आने वाली पीढ़ी के लिए रखना है। ये भी हमारा एक प्रकार का कर्ज है ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पृथ्वी सही सलामत दे सके। इसीलिए अपने लिए एवं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संभाल करके रखना चाहिए, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पर्यावरण को किस तरीके से संवर्धन कर सकते हो। पर्यावरण संवर्धन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक और कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते, मतलब जो पर्यावरण में कुछ होते हैं प्राकृतिक घटक भी नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ मानव निर्मित दूषित घटक भी नुकसान पहुंचाते हैं, तब पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है। तभी जाकर के पर्यावरण असंतुलित होती है और इसका असर परिणाम जो है उन घटकों के ही मुख्यतः जैविक घटकों के अस्तित्व पर पड़ता है। और उसका किसके ऊपर परिणाम पड़ता है? जैविक घटकों पर, मतलब इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। इससे यह ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। इससे यह समझ में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक घटक, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है मानव निर्मित घटक। आपके आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे पर्यावरण पर डालने वाले घटक है, पहला है प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, जो प्रकृति द्वारा आती है वो हो गए। और उसके बाद में है मानव निर्मित में जंगल तोड़ना, जंगल कटाई करना, उसमें आग लगा देना, जल प्रदूषण करना, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी? पर्यावरण मानव निर्मित घटक में आएगी। पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है, परंतु किसी भी लालच पूर्ण करने में नहीं है। अगर महात्मा गांधी ने क्या बोला था, इसीलिए बोला गया है कि पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है, लेकिन लालच में आकर के उसका हम गलत फायदा हमको नहीं उठा। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर के अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई है। आज जो हमारे पृथ्वी पर है, चाहे वो प्राकृतिक नुकसान हो, प्राकृतिक घटक के द्वारा नुकसान हो या मानव निर्मित घटक के द्वारा नुकसान हो, उसको पर्यावरणीय समस्याएं हुई है। पर्यावरणीय प्रदूषण में उसमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण में एक महत्वपूर्ण समस्या, जो प्रदूषण हम फैलाते हैं या फैलता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का या पदार्थों का दूषितीकरण, कोई भी वस्तु हो गया या कोई भी पदार्थ हो गया, उसको जब दूषित होता है तब उसका प्रदूषण कहलाता है, उसका प्रदूषण होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण का जो प्रदूषण है या प्राकृतिक घटना या मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाले अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव है।
मतलब जो पर्यावरण प्रदूषित होता है वो या तो प्राकृतिक घटना के हिसाब से होगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, या तो मानव के क्रियाकलाप, या तो मनुष्य जो अपने आसपास में प्रदूषण फैलाता है उससे होगा, या अनावश्यक या अस्वीकार्य बदलाव है। मतलब ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको करता है। अर्थात हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना है। मतलब हवा प्रदूषित होता है, पानी प्रदूषित होता है, जमीन प्रदूषित होता है, उसका भौतिक जो फिजिकल रहते हैं वो, केमिकल, जैविक गुणधर्म, मनुष्य और अन्य सजीवों के लिए, सभी के लिए घातक होता है। एक के लिए घातक नहीं होता, ये पूरे संसार के लिए घातक होगा, पूरी पृथ्वी के लिए घातक होगा। जिस तरीके से हमने परिसंस्था में पढ़ा कि मेंढक अगर ना रहे तो पूरा सब परिसंस्था नष्ट हो सकती है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर एक भी अगर घटक जो है दूषित होता है तो पूरा परिसंस्था, पूरा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई, अनियोजित शहरीकरण आदि के कारण से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और इसके अलावा क्या क्या है, मानवीय जनसंख्या का विस्फोट। मानवीय जनसंख्या का विस्फोट मतलब मनुष्य की बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण, हम इंडस्ट्री की खोज कर रहे हैं, हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल, बहुत सारे कंपनियां वगैरह लगा रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है उसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जंगल की कटाई की जाती है। अनियोजित शहरीकरण, बिगैर किसी सोचे समझे शहरीकरण किया जाता है, इसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली में जो घना कोहरा प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या। तो देखो कोहरा आप लोगों ने ठंडियों में देखा होगा गांव वगैरह में, तो ये जो कोहरा है, ये कोहरा भी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो यहाँ पे देखो, प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है। हमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, उष्मीय, प्रकाश प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। मतलब इतने प्रकार के प्रदूषण है, हवा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, उष्मीय प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण है। इस तरीके से बहुत सारी हमको सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम सभी सजीवों और उनके अस्तित्व पर होता है। ये सारी चीजों का परिणाम कहाँ पे होता है, सजीव और उनके अस्तित्व पर होता है। और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता का निर्माण हुई है। इसीलिए पर्यावरण की जो हमको सुरक्षित रखना है, उसको संवर्धन करना है, बचाना है, ये हमको जरूर करना है। क्या आप जानते हो रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये आप लोगों के लिए नया है, जल प्रदूषण पढ़े, सब चीज पढ़े। यहाँ पे देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार से हो सकता है। रेडियोधर्मी किससे होगा, प्रकृति से भी हो सकता है, मानव निर्मित से भी हो सकता है। रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण बाहर से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें, ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक, मतलब ये जो है अल्ट्रावायलेट किरण है, यूवी रेस, ये और इंफ्रारेड किरणें जो है ये ये प्रकृति से निर्मित होती हैं। तथा एक्सरा और अणुभट्टियों से निकलने वाली विकिरणों से मानव निर्मित रेडियोधर्मी प्रदूषक है। विश्व में अब तक चेरनोबिल, विंडस्केल और 3 माइल आइलैंड, ये तीनों जगह का नाम है, इस प्रकार की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। विश्व में देखा जाएगा चेरनोबिल, विंडस्केल और 3 माइल आइलैंड में ये रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत ही दुर्घटना पूर्वक है। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्ति दीर्घ समय तक प्रभावित रहे। यहाँ पे बहुत समय तक इन लोगों को प्रभाव था इसका। रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम निम्न प्रकार से हैं। पहला है एक्सरे के अति नील किरणों के कारण कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण होता है। जब हम एक्सरा कराते हैं, जैसे देखो हड्डियों वगैरह का जब एक्सरा कराते हैं तो उसमें से जो कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण होता है, इसीलिए एक्सरा जो है ज्यादा नहीं कराया जाता। फिर शरीर के ऊतकों का नाश होता है, इससे क्या होगा, शरीर में ऊतक का नाश होगा, सेल्स का नाश होगा, जनुकीय परिवर्तन होता है और दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब इंसान जल्दी अच्छे से देख नहीं पाता।